नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, कहावत है कि खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है। ये कहावत भारत और उसके पड़ोसी देश नेपाल की मौजूदा हालात पे लागू होती दिख रही है। पड़ोसी देश नेपाल में जहां एक और जेन जेड के लोग सड़कों पे जम के उत्पाद मचाए हुए हैं, संसद भवन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक फूके जा रहे हैं और नेताओं की पीट पीट के उनको मारा जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सीजेआई बीआर गवई ने मोदी सरकार को नेपाल मामले से सीख लेने की बड़ी हिदायत दे डाली है। साथ ही सीजीआई ने राष्ट्रपति के 14 सवालों के जवाब में कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी है जिससे हड़कंप मच गया है। सीजीआई गवई ने मोदी सरकार को क्यों नेपाल की उत्पाद और हिंसा को याद दिलाया है और राष्ट्रपति के 14 सवालों के जवाब में क्या कुछ कहा है, सब कुछ मैं आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगी। दोस्तों, बात शुरू करते हैं, इससे पहले क्रोनोलॉजी समझते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति के 14 सवालों के जवाब को लेकर मेगा सुनवाई चल रही है। आपको बता दें कि मामला जो है अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट के तमिलनाडु बनाम राज्यपाल मामले में ऐतिहासिक फैसला लेके चल रहा है। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने 10 विधेयकों को महीनों से लटका रखा था। कोर्ट ने कहा कि राज्यपालों को विधेयकों पे फैसला लेने के लिए समय सीमा तय करनी चाहिए। 3 महीने के अंदर राष्ट्रपति या राज्यपाल को विधेयक पे सहमति देनी होगी या फिर अस्वीकार करनी होगी या फिर राष्ट्रपति को भेजनी होगी। अगर देरी हुई तो राज्य सरकार को कोर्ट जो जा सकती है। आपको बता दें, फैसला मोदी सरकार के लिए करारा झटका था क्योंकि उसके नियुक्त राज्यपाल जैसे केरल, पंजाब, तेलंगाना में विपक्षी सरकारों को बिलों को रोकने का तगड़ा खेल चल रहा था। जैसे कि केरल में राज्यपाल ने 20 से ज्यादा विधेयक लटकाए, पंजाब में शिक्षा और स्वास्थ्य सुधारों वाले बिल रोक दिए गए। वैसे राज्यपालों की ओर से दावा किया जाता है कि सब कुछ संवैधानिकता के तहत रोका गया है, लेकिन पिछले कुछ साल से राजनीति में एक परंपरा आई है और इस परंपरा के मुताबिक पुराने रिटायर्ड नेताओं को राज्यपाल बना दो और उनको चुनी गई सरकारों के सिर पे लाद दो और फिर उसके बाद संविधान की आड़ में लंबा खेल खेलो। दरअसल ये परंपरा बन गई थी कि चुनी हुई सरकारों के बिलों को राज्यपाल कुछ ना कुछ अडंगा लगा के रोक देते थे और सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में पूरे खेल को खत्म कर दिया। लेकिन मोदी सरकार पूरे मामले के बाद मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के ही खिलाफ हो गई। पूर्व उपराष्ट्रपति ने इसको संविधान की मिसाइल तक करार दे डाला और आखिर में पूरे मामले पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आर्टिकल 143 के तहत रेफरेंस में 14 सवालों का पुलिंदा सीजीआई गवई को थमा दिया। राष्ट्रपति ने पूछा कि क्या कोर्ट समय सीमा लगा सकता है, क्या राज्यपालों का विवेकाधीन अधिकार खत्म हो जाएगा, क्या ये संविधान की मूल संरचना को प्रभावित करता है। बाद में पूरे मामले पे मेगा सुनवाई शुरू हुई। 19 अगस्त से शुरू हुई 5 जजों की बेंच सीजीआई गवई, जस्टिस सूर्यकांत, विक्रमनाथ, PS नरसिम्हा और अतुल S चंदोरकर के नेतृत्व में गठित हुई। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि राष्ट्रपति और राज्यपाल उच्चाधिकारी के धारक हैं, समय सीमा उन्हें डाकिया बना देगी। लेकिन कोर्ट ने पलटवार किया कि क्या हम संविधान के रक्षक बन के भी विधायकों को राज्यपालों की जेब में बंद देखें। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि आर्टिकल 200 कहता है कि राज्यपाल विधेयक पे सहमति दे सकता है, अस्वीकार कर सकता है या राष्ट्रपति को भेज सकता है। लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह पे बंधे हैं। विवेकाधीन अधिकार सीमित है। केवल असाधारण मामले में जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि विधेयक लटकाना लोकतंत्र का गला घोटना है। तमिलनाडु की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि राज्यपाल विधायी प्रक्रिया में बाधा नहीं डाल सकते। पश्चिम बंगाल और कर्नाटक ने जोड़ा कि केंद्र नियुक्त राज्यपाल विपक्षी राज्यों को कमजोर कर रहे हैं। ये संघीय ढांचे पे हमला है। मोदी सरकार के राज्यपालों ने 2023 से 25 में 50 से ज्यादा विधेयक रोके कि ज्यादातर विपक्षी राज्यों में ये संयोग नहीं, रणनीति है। सुनवाई के दौरान केंद्र ने दावा किया कि राष्ट्रपति का वीटो पूर्ण है, लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दिया। सीजीआई गवई ने कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल लोकतांत्रिक इच्छा के प्रतिनिधि हैं, लेकिन वे विधायिका के ऊपर नहीं। अगर वे सलाह लेने का अधिकार रखते हैं तो समयबद्ध तरीके से। आज सुनवाई के आखिरी दिन सीजीआई ने भारत के संविधान पे गर्व जताते हुए मोदी सरकार को आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि हम अपने संविधान पे गर्व करते हैं, यही संविधान हमें सुरक्षित रखे हुए है, वरना बांग्लादेश और नेपाल का हाल देख लीजिए। ये चेतावनी मोदी सरकार के लिए सीधी मार थी। कोर्ट ने जो है आंकड़े खारिज करते हुए कहा कि हम राज्य सरकारों के आंकड़ों को मानते हैं क्योंकि वे वास्तविक पीड़ा दिखाते हैं। दोस्तों, आपको बता दो कि जिस नेपाल का जिक्र सीजीआई गवई ने किया है, वहां के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। 4 सितंबर 2025 को सरकार ने 26 सोशल मीडिया एप्स बैन कर दिए। टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब। युवकों का मानना है कि जो है ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे हमला है, जबकि देश का प्रति व्यक्ति आय महज $1400
जेन-ज़ेड ने सड़कों पर उतर आए हैं और 8 सितंबर को काठमांडू में पुलिस ने गोलीबारी की और 19 युवा मारे गए। 250 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अगले दिन 9 सितंबर पीएम केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन हिंसा रुकी नहीं। प्रोटेस्ट ने संसद भवन जला दिया, सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, नेताओं को ढूंढ ढूंढ के पीटा जा रहा है। पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी विदेश मंत्री अर्जू राणा देउबा को उनके घर से घसीट के पीटा गया। फाइनेंस मंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल को भी भीड़ ने घेरा। सबसे भयानक पूर्व पीएम झलनाथ खनाल का घर दल्लू में आग लगा दी गई। उनकी पत्नी राज्य लक्ष्मी चित्रकार अंदर फंस गई, बुरी तरह जली और अस्पताल में मौत हो गई। ओली का निजी घर बालकोट में जलाया गया। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, पूर्व पीएम पुष्प कमल दाहाल के घरों पे हमले हो रहे हैं। नेपाली कांग्रेस कार्यालय, पुलिस स्टेशन सब जलाए गए। कर्फ्यू तोड़ा गया, टायर जलाए गए, सेना उतरी, लेकिन जेन पीछे नहीं हटे। ये हिंसा भड़कती ही रही और 10 सितंबर तक मौतें 22 हो चुकी। काठमांडू एयरपोर्ट बंद, उड़ानें रद्द। भारतीय नागरिक पनीतांकी बॉर्डर से भागे। जेन-ज़ेड की मांग, संसद भंग करो, सभी सांसदों का इस्तीफा, नए चुनाव। वे कहते हैं कि पुराने चेहरे थक चुके हैं, भ्रष्टाचार खत्म करो। बालेन शाह जैसे युवा नेता उनका साथ दे रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने चेताया है कि हिंसा बंद करो, जांच हो, लेकिन नेपाल का संकट साफ दिखाता है कि जब संवैधानिक संतुलन बिगड़ता है तो अराजकता आती है। कोई मजबूत संविधान नहीं तो नेता सुरक्षित नहीं। और इसी बात को सीजेआई गवाई ने कोर्ट में कोट किया है और नेपाल की घटना से सबक लेने की हिदायत भी दी। उन्होंने कहा कि राज्यपाल हो या राष्ट्रपति, दोनों को सुप्रीम कोर्ट को सलाह देने का अधिकार है, ये संविधान में है। आपको बता दें कि एक्स वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने कोर्ट पे सुपर पार्लियामेंट का आरोप लगाया था, लेकिन अब जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है उससे साफ है कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को सलाह दे सकता है। सीजेआई गवाई ने साफ तौर पे कहा है कि हमें अपने संविधान पे गर्व है और ये संविधान की देन है कि सभी सुरक्षित हैं, वरना हम भी नेपाल और बांग्लादेश की तरह होते। गवाई ने साफ किया कि संविधान की जो ताकत है वो हमें नेपाल और बांग्लादेश से अलग करती है। ऐसे में महामानव और उनकी सरकार से नेपाल की हालत का जिक्र करके सबक लेने की नसीहत दी है। बता दें आपको, संविधान सभा की बहसों में आर्टिकल 200 पे चर्चा हुई कि राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह मानेंगे, लेकिन मोदी युग में राज्यपाल केंद्र के एजेंट बन गए हैं। 2014 से 25 तक 100 से ज्यादा विधेयक रोके गए, ज्यादातर गैर बीजेपी राज्यों में। कोर्ट ने कहा कि ये आपराधिक चुप्पी है। सुनवाई में जस्टिस कांत ने पूछा कि अगर राज्यपाल सालों विधेयक लटकाए तो कोर्ट क्या करे। सॉलिसिटर मेहता चुप हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने वैसे इस मेगा बहस में सरकार और पेंडिंग बिलों को लेकर राष्ट्रपति और राज्यपाल के दायित्वों को न सिर्फ याद दिलाया है, बल्कि मोदी सरकार के सबसे बड़े वकील तुषार मेहता की भी बोलती बंद करा दी। और आखिरी दिन यानी कि आज तो सीजेआई गवाई ने संविधान का हवाला और नेपाल का उदाहरण देके मोदी सरकार को बड़ी नसीहत दे दी है। आपका क्या मानना है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट को सलाह देना उचित है? क्या मोदी सरकार को नेपाल मामले पे संविधान से जोड़ के समझना उचित है? पूरे मामले पे आप जो भी सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। इस खबर को लाइक और शेयर भी करिएगा।